चलो बच्चा, एक और नया कंसेप्ट इस बार डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला पॉइंट है हमें जो डिस्कस करना है वो है डेट इक्विटी रेशियो। कौन सा बच्चा? डेट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको आगे में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत इजी रहेगा। इसके रिलेटेड हम सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो है, जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर करना है डेट का मीनिंग क्या है। डेट का मीनिंग क्या है, क्योंकि बच्चे को वही प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज तो पूरा क्लियर हो जाता है। डेट का मीनिंग बच्चा आपको समझना है नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या ध्यान में रखना है? नॉन करंट, या आप बोलोगे सर नॉन करंट लायबिलिटी, या दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डेट। दूसरे पॉइंट में बच्चा फोकस करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा जो नाम है वो इक्विटी। इक्विटी में हम स्पेसिफिक वर्ड लिखना है, आपको बोलना है कि सर शेयर होल्डर फंड। क्या समझना है? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में आपको क्या ध्यान में रखना है, तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा वो डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट बुक में से ही हम ले रहे हैं। मुझे 2-3 पॉइंट बहुत प्रॉपर लिखवाना है, वो ध्यान में रखना है। डेट टू इक्विटी रेशियो शो द रिलेशन बिटवीन द डेट इक्विटी, जी ब्रैकेट में लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड। दी इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी अगेंस्ट द डेट। मतलब बोला जाएगा कि 1 रुपये का, जैसे हमने करंट रेशियो में डिस्कस किया था, सेम वे वैसे ही समझना है। जैसे समझ लो कि 1:1 लिखता है ना, तो वैसे समझना है। 1 रुपये की आप समझ लो करंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, तो उसके सामने कितना हमारा डेट है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी मीन्स द शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ऑन सरप्लस आर इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर फंड। तो ये पॉइंट तो हम प्रॉपर लिखेंगे। बिजनेस एंटिटी इज टू कंसिडर एज अ सॉल्वेंट व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी ग्रेटर देन डेट। सिंपल बात है कि हमारी जो डेट है वो हमारे कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए, वो वाला लॉजिक है। आप उससे कम होगा तो उसका मतलब ये है कि उनकी सॉल्वेंसी रेशियो पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि आप आगे जाके उनको पे कर पाओ। आगे चलते हैं। बिजनेस एंटिटी इज कंसिडर एज अ लेस सॉल्वेंट व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी लेस देन डेट। सिंपल वो भी क्लियर है कि कम होगा तो सिंपल बात है कि उनकी आगे जाके सॉल्वेंसी की रेशियो में थोड़ी इम्पैक्ट आएगी, क्योंकि रेशियो बहुत आप देखोगे आपने डेट बाहर से बहुत लिया हुआ है, लोन बहुत ली है, तो वो एक प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्वेंसी रेशियो में बन सकता है। आगे चलते हैं बच्चा। तो यहाँ पे अब मेन पॉइंट शुरू होता है कि हमें क्या ध्यान में रखना है। द इक्विटी एंड लायबिलिटी ऑफ अ बैलेंस शीट शो द डिवीजन। तो ये बोल रहे हैं कि इक्विटी लायबिलिटी आपका जो बैलेंस शीट है इसमें 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो पहला है बच्चा आप बोलोगे शेयर होल्डर फंड, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा है करंट लायबिलिटी। क्लियर? अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ आएगी वो ध्यान में रखना। शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, वो तो ठीक है, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट इसमें खाली डिस्कस करना है। तो मुझे तो वो अब मेन पॉइंट लिखवाना है कि कौन कौन सी चीज़ इसमें आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटी मीन्स द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसमें बोला हुआ है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये दूसरा वाला नहीं आएगा। पहले तो वो बोला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ आती है और उसमें से हमें कौन कौन सी चीज़ लेनी है वो ध्यान में रखना। दूसरा आप बोलोगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। जैसे पर इसमें लिखा हुआ है फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ दिस रेशियो डिफर टैक्स लायबिलिटी एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी विल नॉट कंसीडर। कहने का मतलब 2 ही चीज़ आएगी, वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड दूसरा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कोई भी पूछे ना ये वीडियो का मेन पॉइंट क्या है, तो ये 2 चीज़ है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा, बस उतना ध्यान रखना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर फंड में बोला हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये चीज़ सारी आएगी। और यहाँ बोला हुआ है सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो बच्चा क्या बोलेगा, तो बोलेगा कि सर शेयर होल्डर फंड में से माइनस करेंगे, जो यहाँ पे बोला हुआ है इफ द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस शीट it will be deducted for determining the shareholder fund, then arrived amount of shareholder fund will be used to computation of this ratio।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर फंड, वो तो आपको क्लियर है क्योंकि हमने यहाँ अलग से लिखा हुआ है, क्लियर है। शेयर आपको उतना ध्यान रखना है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो है बैलेंस डेबिट है तो आप बोलोगे माइनस होगा। इसके साथ बच्चा मेरा ये पॉइंट खत्म हुआ। आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, सिस्टमेटिकली लाइन बाय लाइन। हम मिलते हैं आपको दो ही चीज़ ऐसे मेरे हिसाब से, तो पहला एक रेशियो लिखना है, दूसरे वाले पार्ट में हम बोल सकते हैं पहले रेशियो लिखो, उसके बाद आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आएगा वो लिखो, और तीसरे में आप लिख सकते हो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा वो ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चा। इसके साथ बच्चा हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना, सिस्टमेटिक लिखना, और इसके बाद हम इलास्ट्रेशन भी कवर करेंगे और 2 सम्स है वो भी कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।